दिल्ली पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि इनके लिए कौन से कुछ अलग से तैयार करने पड़ेंगे। रेडी होते जा रहे हैं। फिर बस चल सोचा, अब थोड़ा सा पढ़ के क्या टेस्ट लेंगे इनसे। ये जिम्मेदार लोग हैं, वैसे इंशाल्लाह पढ़ के हैं। ले मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, कंपनी लॉ हमने पढ़ना शुरू किया था वॉल्यूम 2। और इसके अंदर थोड़ी सी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले कोई जनरल डिस्कशन होगी थी कि कारोबार कैसे कैसे कर सकते हैं। सोल ट्रेडर के तौर पे भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी और कंपनी भी। इसमें दिक्कत ये थी कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर अगर कारोबार की खुद की इंसानों वाली हैसियत नहीं होती कारोबार की, यानी कि आपका कारोबार भी इंसान बनता है, लेकिन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप चाहे आप उनको रजिस्टर्ड भी करवा लो, उसके बावजूद वो दोनों कारोबार कभी इंसान नहीं बनते। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कंपनी के तौर पे किसी कारोबार को रजिस्टर करवा लो, फिर वो खुद भी इंसान बन जाता है। और डिस्कस क्या हुआ था कि जिस दिन कंपनी बनाने वाले, यानी कि कारोबार करने वाले, उस कारोबार को कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवा लें, इनकॉर्पोरेट करवा लें, उस दिन वो कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। और फिर ये भी डिस्कस किया था कि ये इंसान इसके बनाने वालों से बिल्कुल सेपरेट है, इसके अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया था? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कि जब कंपनी बन जाती है वो अपने मालिकों से ज्यादा इंसान बन जाती है, और ये इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार है। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पूरे सीए के अंदर कहीं पर भी लफ्ज पर्सन आ जाए, उस पर्सन से मुराद नेचुरल पर्सन भी होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज सिर्फ नेचुरल पर्सन को डिनोट करनी हो, तो फिर नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल का लफ्ज बोला जाता है। अगर आपने कोई आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कोई चीज हो सिर्फ, तो फिर उसके लिए जो लफ्ज मर्जी, लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, या कंपनी शंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन, जो मर्जी लफ्ज बोलो। लेकिन जब लफ्ज पर्सन बोला जाए कहीं पर भी, वहां पे बाय डिफॉल्ट आपने दिमाग में रखना है कि इसमें कंपनी भी शामिल है और हम लोग भी शामिल हैं। उसके बाद में बच्चे कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी भी डिस्कस की थी कि कंपनी के अंदर जाहिर बात है कुछ खसूसियात भी इस तरह के मामला होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी आम इंसानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 2 जो पढ़ेंगे शुरू से ही, आपको यही चीज 1-2 दिन के अंदर समझाई जाएगी वहां, कि कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है और कैसे इसमें आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। तो बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो सिर्फ इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है डेफिनेटली। और कंपनी भी एक इंसान है, वो भी इंसानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्यों इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्योंकि हमने डिस्कस किया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपकी जिम्मेदारी भी होगी, और दुनिया में जिम्मेदारियां सिर्फ किसकी हैं? इंसानों की। तो जिम्मेदारी सिर्फ इंसानों की है, तो इसलिए मेरे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जिम्मेदारी सर पे आएगी। कोई दुनिया के ऊपर आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ना हो। आप सीए कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है आपका। जब छोड़ना चाहिए छोड़ दो, जिम्मेदारी तो नहीं ना उस तरह की है। लेकिन अगर यूं कर लो कि किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला वादा कर लो, फिर वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही सिर्फ जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा जो जिम्मेदारी है वो आपने खुद अपने सरों पर उठा रखी है। अगर आप इन जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दो, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। एक्चुअली वो जिम्मेदारी है भी नहीं उस तरह की। खैर, तो ये हमने डिस्कस किया था कि कंपनी आम इंसानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, फिर राइट्स भी होंगे, ऑब्लिगेशन भी होंगे। और कंपनी आम इंसानों की तरह उधार भी ले सकती है, उधार पे सामान भी ले सकती है। यानी कि उधार पैसा भी और उधार पे सामान भी। और वापस कौन करेगा? कंपनी खुद करेगी, मालिक जिम्मेदार नहीं होते। फिर कंपनी आम इंसानों की तरह, जैसे आम इंसान एसेट ऑन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, कंपनी भी उसके एसेट्स और प्रॉपर्टी होंगी। अगर एक कंपनी है, उसके जितने एसेट और प्रॉपर्टी है वो कंपनी खुद मालिक होती है उनकी। शेयर होल्डर हमने डिस्कस किया था कल। एसेट्स की मालिक लीगली कंपनी होती है, शेयर होल्डर तो कंपनी के शेयर्स के मालिक होते हैं, वो कंपनी के एसेट्स के मालिक नहीं होते। एसेट्स के मालिक हमेशा वो कंपनी खुद होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी ने किसी को उधार पे सामान बेचा हो, तो उससे पैसे रिकवर करने का हक भी कंपनी का खुद का होता है। वो कंपनी के, अगर हम लोग सीएफई के शेयर होल्डर हैं और सीएफई ने किसी को उधार पे, मान लो किसी को उसने कहा कि बाद में पैसे दे देना, किसी बच्चे का पीआरसी में एडमिशन कर दिया, हमने कहा कि फलाने बच्चे से सीएफ ने पैसे वसूल करने, हम जाके वसूल कर लेते हैं। वो बच्चा हमें पैसे पे नहीं करेगा, उससे किसका देनदार है? वो सीएफई का देनदार है। सीएफई खुद एक इंसान है, आपने जिस इंसान के पैसे देने उसी को देने। अगर उसको वापस ना किए तो जाहिर बात है मेरे बच्चे, वो इंसान फिर बाद में खुद आपसे वापस मांग सकता है। खैर, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बना तो देते हैं कंपनी, लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और ये मालिकों से लैदा भी होती है। तो इसको चलाने के लिए हमेशा नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी, और उन नेचुरल पर्सन को हम कहते हैं ये डायरेक्टर्स हैं। तो कंपनी को हमेशा, कंपनी की जो मैनेजमेंट और कंट्रोल, कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल, वो हमेशा, मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। फिर हमने ये भी कल डिस्कस किया था, ये जो डायरेक्टर्स हैं ये हमेशा कहां से अपॉइंट होते हैं? ये हमेशा मेंबर से अपॉइंट होते हैं, स्वाय चार एक्सेप्शंस के। चार एक्सेप्शंस भी हैं उसकी, वो डिस्कस करेंगे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि बात कोई छोटी कंपनी होती है,
और चलें वो भी दोबारा, कि जो शेयर होल्डर जिनको हम डायरेक्टर बनाते हैं, याद रखना कि ये शेयर होल्डर को हम एक अजाफी ओहदा देते हैं। जो बंदा शेयर होल्डर डायरेक्टर बनता है वो शेयर होल्डर भी है, और साथ अजाफी एक उसके पास रोल है, करदार है डायरेक्टर वाला। कल अगर डायरेक्टर के तौर पे कुछ गलत करता है तो एज ए शेयर होल्डर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यार होगा मेरे बच्चे। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लो अगर एक कंपनी, उसमें 3 शेयर होल्डर हैं, तीनों के तीनों डायरेक्टर भी हैं, तो फिर वो डायरेक्टर वाली जिम्मेदारियां अलहदा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अलहदा होता है, कानूनी होता है, ये हमारी स्वावलंबी नहीं होती। ये कानून ने कह रखा है कि डायरेक्टर आपने हर सूरत कंपनी के अपॉइंट करें, कंपनी है तो पक्की बात उसके डायरेक्टर भी हैं। तो अगर शेयर वही 3 शेयर होल्डर हो सकता है उसके डायरेक्टर भी हो, तो डायरेक्टर वाला किरदार उनका अलहदा होगा और मेंबर्स वाला किरदार अलहदा होगा। और कंपनी लॉ ने जगह जगह पे कुछ काम ऐसे दिए हुए कंपनी से रिलेटेड जो सिर्फ मेंबर ही कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी बता रखी है कंपनी लॉ ने जो सिर्फ डायरेक्टर कर सकते हैं। अब डायरेक्टर ने जब कोई काम करना होगा, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो तीनों लोग ही शेयर होल्डर, तीनों डायरेक्टर हैं, जब ये डायरेक्टर वाला काम करेंगे तो बोर्ड मीटिंग बुला के उसमें फैसला करेंगे। जब मेंबर्स वाला कोई काम करना होगा तो जनरल मीटिंग बुला के उसमें फैसला करेंगे। अब ये जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, ये आगे सारी हम डिस्कस करेंगे। याद रखोगे, कोई लफ्ज यहाँ पे ऐसा हो जिसके भी आपको समझ ना आ रही तो परेशान नहीं होना। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होंगी और आपको और समझ आती जाएगी। तो बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपनी खुद इंसान है तो अपना टैक्स भी खुद पे करें। प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी टैक्स अपना खुद पे करते हैं, उसके मेंबर पे नहीं करते। और अगर कंपनी कोई गैर कानूनी काम करती है, यानी कि कंपनी कोई किसी तरह का कोई लॉ वायलेट कर दे, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो उसकी वायलेशन कर दे, कोई इंप्लॉयमेंट लॉज की वायलेशन कर दे, लेबर लॉज की वायलेशन कर दे, कोई भी इतने सारे इंडस्ट्रियल लॉज हैं, फलाने लॉज हैं, तो अगर किसी लॉ की खिलाफ वर्जी करते तो जो केस बनेगा वो कंपनी के खिलाफ बनेगा, क्योंकि खुद इंसान है वो। कंपनी के मालिकों के साथ इस तरह का कोई उनके ऊपर केस नहीं बनेगा। हाँ, फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी बनाने वालों ने कंपनी बनाई ही गलत इरादे से है, तो फिर हो सकता है कि उसके डायरेक्टर और ऑफिसर इन लोगों के ऊपर कोई केस इस तरह का चले, क्योंकि चलाने वाले तो जो भी हो, मालिक डायरेक्टर के तौर पे चला रहे होंगे ना, तो फिर उन डायरेक्टर्स के खिलाफ हो सकता है कि इस तरह का कोई केस शुरू हो जाए। खैर, उसके बाद मेरे बच्चे बड़ी अहम चीज हमने कल डिस्कस की थी कि सर ये जो हम कहते हैं कि कंपनी बनाने वालों ने जिस दिन उस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाया, वो कारोबार मालिकों से अलहदा हो जाता है, वो खुद एक इंसान बन जाता है। ये जो इंसान है, ये इंसान हमने मालिकों से अलहदा क्यों किया है? इसको जैसे सोल्डेड और पार्टनरशिप में मालिक और इंसान जो कारोबार है वो कभी अलहदा नहीं होते, चाहे जो मर्जी कर लें, कभी भी सोल्डेड और पार्टनरशिप में मालिक और कारोबार की अलग अलग हैसियत नहीं होती। वहां पे सिर्फ जो मालिक होते हैं उन्हीं की हैसियत होती है, कारोबार की, कानून की निगाह में इंसान वाली कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमने कर दी कंपनी के अंदर, कंपनी जिस दिन आप रजिस्टर करवाते हो कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है कानून की निगाह में, जो अपने मालिकों से लेना है। तो हमने सर डिस्कस किया था, हमने कंपनी को मालिकों से लेना क्यों किया है? इसके 3 रीजन थे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, वो 3 थे मेरे बच्चों। एक तो हम चाहते थे कि मालिक इनकी लाइबिलिटी कैसी हो जाए, लिमिटेड। ये तभी पॉसिबल था अगर कंपनी को लेना इंसान बनाते। अगर कंपनी लैदा इंसान ना होती तो मालिकों की लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं होनी थी सोलिडेट पार्टनरशिप की तरह। वहां पे इंसान लैदा नहीं बनता वो कारोबार, तो इसलिए वो फुली लायबल होते हैं, उनका घर बार भी चला जाता है। लेकिन हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जितना ये पैसा कंपनी में लगाएंगे वो तो कंपनी के पास चला गया, वो तो कंपनी का है। लेकिन अगर वो कंपनी डूबती है तो उतना की पैसा लेके डूबेगी, अगर उसके बाद भी इस कंपनी के सर पे लायबिलिटीज हो तो उसके मालिक जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि मालिकों की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। और लिमिटेड भी किस हद तक होगी, जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे। कल हमने थोड़ा सा शेयर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, अभी देख लेंगे। उसके बाद में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम चाहते थे, इसलिए भी कंपनी को लहदा किया, मालिकों से लहदा इंसान बनाया, कि कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन आ जाए। मतलब क्या था, अगर ये लोग ना हो तो इनकी जगह पे कोई और आ जाए, लेकिन कंपनी अपनी जगह पे चलती रहे। इस तरह का मामला पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में होता। अगर कोई बंदा वहां से चला जाए, मालिक है उसने, वो चला गया, छोड़ गया, या वो मर गया, पार्टनरशिप के अंदर कोई छोड़ गया, मर गया, तो साथ ही पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर खत्म हो जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर अगर ये मालिक चेंज हो जाए तो कंपनी अपनी जगह पे कायम रहेगी, उनमें कायम नहीं रहती। जैसे चेंज कैसे हो सकते थे, 4 तरीके से। हो सकता है ये मर जाए, हो सकता है ये इंसॉल्वेंट हो गए हों, इनके शेयर किसी और के पास चले गए हों, हो सकता है ये अपने शेयर सेल कर दें, हो सकता है अपने शेयर गिफ्ट कर दें किसी को, जो भी है। खैर, और तीसरा क्या था बोला, हम चाहते थे सेपरेशन हो जाए। किसकी बोला? ऑनरशिप की और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल चाहे ऑनर ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का रोल उनका लहदा हो, डायरेक्टर वाला, और ऑनर वो लहदा। हम ये भी चाहते थे, इसलिए कंपनी को लहदा इंसान बना दिया, ताकि अगर वो यही देखो, डायरेक्ट सोल ट्रेडर में अगर मालिक कारोबार को मैनेज करता है, वो जिस मर्जी ओहदे से वो उस कारोबार को मैनेज करने, मेरे बच्चों याद रखना। होता है ना कि बात का एक बंदा कारोबार बनाता है, उसमें एज ए मैनेजर उस कारोबार को मैनेज करता है, तो मुबारक हो आपको, आप मैनेजर तो आप बन गए उसके, लेकिन मालिक भी अभी आप ही हो और उसके लिए जिम्मेदारी आप ही है। जिस मर्जी होते से वहां से वो काम करना, जिम्मेदार आप ही हो।
लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता मेरे बच्चों। यहाँ पे जब कंपनी के मालिक उस कारोबार को मैनेज करते हैं, तो एज ए डायरेक्टर जब मैनेज कर रहे होते हैं, तो एज ए डायरेक्टर ही मैनेज कर रहे होते हैं। सोल ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप में आप अपना जो मर्जी ओहदा रख लो, नाम तो होगा उस ओहदे का, लेकिन एक्चुअली आप उस कारोबार को मालिक के तौर पे ही मैनेज करते हैं। उस ओहदे की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन कंपनी के अंदर ये जो डायरेक्टर का ओहदा है, ये कानूनी ओहदा है, इसकी हैसियत है। अगर आप कंपनी को एज ए डायरेक्टर मैनेज कर रहे हो, तो एज ए डायरेक्टर ही मैनेज कर रहे हो, मालिक के तौर पे मैनेज नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों में क्या है, सेपरेशन है। नहीं मनोज, उसके बाद हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परपेचुअल सक्सेशन यहाँ इनको डिस्कस करना शुरू किया था। इनके अंदर हमने पता था, एक तो शेयर कैपिटल और मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया था। हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे, कानून कहता है कंपनी बनाने वालों को कि जब आप कंपनी बनाने जा रहे हो ना, तो कंपनी बनाते वक्त ये सोचें इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए। और इस पैसे को क्या कहते थे? इस पैसे का नाम था मेरे बच्चे, इसको अथोराइज कैपिटल कहते थे। यानी कि ये वो कैपिटल होगा जिसकी इजाजत होगी इस कंपनी को पूरी जिंदगी में इकट्ठा करने की। ऑथोराइज कैपिटल, अज्यूम कर लो कि हमने अपने एग्जांपल के अंदर लिखा था कि ये कंपनी बनाने वाले सोच रहे हैं कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में शायद 1 लाख रुपया चाहिए। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस ऑथोराइज कैपिटल को सिर्फ इस तरह नहीं रख लिया जाता कि 1 लाख रुपया है। इसको हम क्या करते थे, इसके टुकड़े कर लिया करते थे। और मैंने ये भी आपको समझाने के लिए बोला था, वो जो आपने 1 लाख रुपए के अज्यूम कर लो, 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े कर लिए हैं। 10-10 रुपए के आपने 1 लाख रुपए के 10,000 टुकड़े करके रख लिए। वो 10,000 टुकड़े हकीकत में आपने किसके किए हैं? वो कंपनी के किए हैं, वो उस कारोबार के किए हैं। और फिर जब आप एक हिस्सा बेचते हो, तो जारी बात है, जो बंदा उस हिस्से को खरीदेगा, उतना को उस कंपनी में उस हिस्सेदार भी बन जाएगा, मतलब कि उतना वो भी उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। एक बंदा 1,000 हिस्से खरीदेगा, एक बंदा 1,00,000 हिस्से खरीदेगा, जितने आपने हिस्से किए होंगे। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के बिलियंस में हिस्से होते हैं। और हिस्सों को क्या कहते हैं? शेयर्स। यानी कि शेयर का लफ्ज जब बोला जाता है, एक्चुअली हिस्सा ही होता है। और ये हिस्सा वही है जो आप हिस्से जो करते हो, जो पार्टीशंस करते हो, जो चीजें आपस में बांटते हो, ये वही हिस्से हैं मेरे बच्चों। याद रखोगे? तो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वाले शुरू के अंदर डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, और वही कंपनी की औकात होती है, ओवरऑल ओवरऑल औकात। मतलब समझ लो कि जो होगी पूरी जिंदगी में। अभी क्या है वो नहीं, जैसे आप लोगों ने पूरी जिंदगी में सोचा होगा कि हम पूरी जिंदगी में अज्यूम कर लो कि शायद हम 1 अरब कमाएंगे। लेकिन 1 अरब अभी आपके पास है तो नहीं ना। लेकिन पूरी जिंदगी के लिहाज से देखा जाए, तो शायद आपने जो सोचा है, आपने अपनी ओवरऑल औकात के पूरी जिंदगी में जो मैं कमाऊंगा 1 अरब होगा। हो सकता है अभी आपके जेब में 10 रुपए हो। जो अभी आपकी औकात है वो 10 रुपए है। वैसे समझा रहा हूँ आपको। अज्यूम कर लो बच्चे, हमने डिस्कस किया था, ये पूरी जिंदगी में बताता है कि पूरी जिंदगी में कंपनी कितना पैसा इकट्ठा करेगी अगर जरूरत पड़ती है। और इसी के लिहाज से हम क्या कर लेते हैं, उस कंपनी के हिस्से कर देते हैं। जो कंपनी का शुरू का सेटअप हमें लगाने के लिए जो पैसे चाहिए, उसके लिए एक लफ्ज भी बोला करेंगे, जाके चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे उसको। अज्यूम कर लो कि हमने शुरू में सोचा कि इस कंपनी को शुरू के अंदर सिर्फ 25,000 चाहिए। तो हमने 10,000 हिस्से करके रखे हुए हैं, 10 रुपए का एक हिस्सा है। तो 25,000 अगर हमें शुरू के अंदर पैसा चाहिए ये सारा फैक्टरी शैक्टरी लगाने के लिए, तो हम कितने के हिस्से बेच दें 10,000 में से? जैसे हमारे पास 25,000 इकट्ठा हो जाए, तो हम 2500 शेयर बेच देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास 10,000, ये 25,000 इकट्ठा हो जाएगा, और अभी भी हमारे पास 7500 शेयर पड़े होंगे। हिस्से अभी भी पड़े हैं, यानी कि शायद इतना कभी हमने कंपनी का हिस्सा बेचे हैं, और कम से कम हमने सेटअप चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर हम मजीद कारोबार को बेहतर करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? 7500 शेयर पड़े हुए, हम चाहते हैं कि 50,000 हमें और इकट्ठा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5,000 शेयर फिर बेच दें। अभी भी हमारे 2500 शेयर पड़े हैं। उसके बाद अगर फिर हमें कभी 2500 रुपए की जरूरत, 25,000 की जरूरत पड़ी, 2500 शेयर बेच के हम वो इकट्ठा कर लेंगे। अब मजीद आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब आप शेयर इशू नहीं कर सकते। हो सकते हैं फिर उसके लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे जब वक्त आएगा। याद रखोगे बच्चों? अब अगली बात, ये जो लोग ये शेयर खरीदते हैं, आपने 2500 शेयर शुरू में इशू किए। अच्छा, 2500 में से मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने 100 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए का एक शेयर, तो इसने कितना कंपनी को पे किया होगा? 1,000। ये दे दिया उसने कंपनी को। अच्छा, मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने अज्यूम कर लो 1,000 शेयर खरीदे, 1,000 शेयर खरीदे 10 रुपए का, तो 10,000 मेरे बच्चे इसने कंपनी को दे दिया। अब ये दोनों 11,000 रुपया ये भी कंपनी के अकाउंट में पड़ा हो। अब ये कंपनी का है पैसा। अगर ये कल कंपनी डूब जाती है, तो मेरे अच्छे मालिकों का ये जो पैसा है ये डूब जाएगा। लेकिन अगर कंपनी डूबी, उसके सर पे करोड़ों की लायबिलिटी है, तो जिन लोगों ने, क्रेडिटर ने कंपनी से पैसा लेना,
वो मालिकों की तरफ नहीं देख सकते। इनकी लायबिलिटी हम बोलते हैं लिमिटेड है। और लिमिटेड कहां तक है? जितने इन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। कल अगर वो कंपनी डूब भी जाती है, इनका उतना ही पैसा डूबेगा जितने आपने शेयर्स खरीद के उस कंपनी में पैसा लगाया। उसके बाद भी अगर कंपनी ने पैसे देने हो लोगों के, उसके लिए मालिक जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि वो इंसान जिम्मेदार है, उसको पकड़ो जाए जो मर गया है। क्या रखोगे इस बात को? तो ये मेरे जो छोटा सा हमने अभी कॉन्सेप्ट शेयर का भी डिस्कस किया था कि शेयर कैसे बनते हैं, और जो बंदा शेयर खरीदता है उसके लिए लफ्ज क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर और मेंबर क्या सेम होते हैं? ये हम पीछे डिस्कस करके गए थे। ये लाजमी नहीं कि सेम हो, लेकिन बोल देते हैं हम ये दोनों सेम होते हैं। लेकिन समटाइम शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क भी होता है। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। खैर, यहां तक मेरा ख्याल हमने डिस्कस कर लिया। यहां से पढ़ना शुरू करना। अब अगली बात है हु कैन ऑन शेयर्स। देखो, हम इसी तरह सुकून से पढ़ेंगे। हमारे पास इसमें बड़ा टाइम है इंशाल्लाह। ये तकरीबन 2 महीने थे हमारे पास, या ये कह लें, जिसमें हमने ये सिलेबस खत्म करना है इसी तरह सुकून से याद कर करके इंशाल्लाह। क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं, 2 वॉल्यूम हैं, दोनों में से आपने ओवरऑल 50 नंबर लेने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह 15-16 को जब भी शुरू होगा बी लॉ, दूसरा जो वॉल्यूम 1 है, वो फिर आपने उस टाइम पर भी आना है। और पहले ही टाइम दे दिया गया कि वो उस टाइम पर शुरू होगा, सुबह 10 बजे। तो फिर आपने उनमें बैठना है, यानी कि आपकी क्लास फिर 2.75 घंटे की हो जाएगी ये BLD। लेकिन कम से कम 31 जनवरी में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा सुकून से इंशाल्लाह। होएगा नहीं, फरवरी का एक दिन भी होपफुली नहीं आएगा बीच में, क्योंकि उनसे मैंने यही वादा कर रखा है। तो ये वैसे ही इंशाल्लाह उसमें आराम से खत्म हो जाएगा 31 जनवरी को सी लॉ में। और बी जो वॉल्यूम 1 है बी लॉ का, वो भी 31 जनवरी को। तो दोनों इंशाल्लाह इकट्ठे खत्म हो जाएंगे। क्या गैप ज्यादा नहीं हो जाएगा किसका गैप? पेपर का और कोर्स करने में? तो आप क्या कहते हो, पेपर से 4 दिन पहले खत्म? 28 का तो वैसे महीना है। 10-15 का। टेस्ट हो रहे होंगे ना, टेस्ट हो रहे होंगे, आगे टेस्ट देते रहना, मॉक होंगे, सारा कुछ होगा। और आप तो आएंगे तो सही ना, अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो तो जाएगा 8-10 फरवरी को, देखना फिर उसमें दिक्कत कितनी होगी। हाँ। ले बेटा, हु कैन ऑन शेयर्स कहता। अच्छा, अब अगली बात, कहता शेयर्स कौन खरीद सकता है? दुनिया में हर इंसान मालिक बन सकता है किसी भी प्रॉपर्टी का। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं उसमें आप प्लॉट खरीदते हो, आप उसके मालिक बनते हो। वो एक आपने जमीन के टुकड़े के हिस्से किए होते हैं। ये जो कंपनी के हमने हिस्से कर दिए, ये भी कोई भी इंसान ये शेयर्स खरीद सकता है। ये कोई भी इंसान, मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर एक कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, ये 10,000 शेयर्स हैं मेरे बच्चों। ये 10,000 शेयर्स आम इंसान भी खरीद सकते हैं, बनाने वाले भी खरीद सकते हैं, उसके बाद आम इंसान भी खरीद सकते हैं, और इवन मेरे बच्चे कोई दूसरी कंपनी भी इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, वो भी इंसान है। यानी कि एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। क्योंकि इसी बेस पे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे होल्डिंग और सब्सिडी, इस तरह करके कंपनियां बनती हैं, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडी। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो इस तरह के ताल्लुकात बनते हैं। यानी कि शेयर्स कौन ऑन कर सकता है किसी भी कंपनी के? हम डिस्कस करेंगे कोई भी पर्सन कंपनी के शेयर्स को ऑन कर सकता है। और जब लफ्ज पर्सन बोला, उसमें नेचुरल भी आ जाएगा और आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएगा। यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर हो सकती है। कहता है एनी लीगल पर्सन। हालांकि उसको खाली लफ्ज बोलना चाहिए था यहाँ पे। ये लफ्ज लीगल पर्सन बोल के ऐसे लगा जैसे उसने सिर्फ कंपनियों की बात की है, बेशर्मी है। ये लफ्ज लिखते हुए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनी पर्सन लफ्ज काफी था। क्या उसको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि शायद हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? और या तो उसने ये कहा कि यहाँ पे सिर्फ कंपनी ही खरीद सकती है, क्योंकि हम हमें कोई लीगल पर्सन कहने की जरूरत है? अनलेस के DGI SPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना कह दें कि आप लीगल पर्सन नहीं हो, अदरवाइज तो हम लीगल पर्सन है ही है सारे के सारे। तो एनी लीगल पर्सन कैन ऑन शेयर्स इन ए कंपनी। हर जो इंसान है, जो कानूनी तौर पे इंसान है, पता नहीं इमरान खान के अलावा बाकी तो शायद सारे इंसान है, वो इंसान नहीं। एनी लीगल पर्सन कैन ऑन शेयर्स इन ए कंपनी, दिस इंक्लूड अदर कंपनी। वही बात, कोई भी कहता है पर्सन कंपनी शेयर खरीद सकता है, और इसमें इंक्लूड है अदर कंपनीज में, यानी कि दूसरी कंपनी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। कहते हैं इट इज वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनी टू ऑन सम और ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। कहते हैं बड़ी दफा हमने आम देख रखा है कि एक कंपनी दूसरी कंपनियों के शेयर, ये आम सी बात है। मोस्टली कंपनियों के एक कंपनी के दूसरी कंपनी लाजमी शेयर होल्डर निकलती है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के सारे ही शेयर उसके पास है, होली ओन सब्सिडी, यानी कि 100% एक कंपनी ने आगे एक कंपनी बना रखी है, सादा अल्फाज में उसके सारे शेयर अपने पास रख रखे हैं। इस तरह के मामला भी। ट्रांसफर फॉर ओनरशिप, आप शेयर अगर ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल। आप जैसे हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप जैसे मर्जी ट्रांसफर करें। इसी तरह जैसे वो ट्रांसफर हो सकता है, ये शेयर्स, अगर ये मिस्टर ए, इसने इस कंपनी के 100 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो बच्चे ये क्या कर सकता है? ये जो 100 शेयर है इसके पास, ये किसी भी और इंसान को ट्रांसफर कर सकता है। अब अगली बात, ये ट्रांसफर करेगा कैसे? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अजीम कर लो मिस्टर ए की डेथ होगी,
मिस्टर ए की डेथ, उसके बाद मरने के बाद ये जो मिस्टर बी है ये उसका बेटा है, तो शेयर ऑटोमेटिकली उसकी औलाद को चले जाएंगे, तो ट्रांसफर हो गए। या हो सकता है मिस्टर ए इनसॉल्वेंट हो जाए। अच्छा, इनसॉल्वेंट वाला लफ्ज क्योंकि अक्सर बोलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस टर्म को समझ लो, ये इनसॉल्वेंट होता क्या है। वैसे तो आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी जरा देखना, अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, और इस मिस्टर ए के सर पे बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज, और लोग क्या कर रहे हैं, लोग मेरे बच्चे वहां पे गुस्से में आके उसके घर पे बट्टे मारते हैं, उसको गालियां निकालते हैं, उसको घसीटते हैं, हमारे पैसे दे। और ये बेचारा कस्में उठाता है, कुरान उठाता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो लोग इस पे यकीन नहीं करते, कहते तू बकवास कर रहा, झूठ बोल रहा है, तेरे पास सारा कुछ है, जो हमसे इतना कुछ लिया तूने कहाँ पे उसको गवा दिया, तेरे पास है, तू बस हमें देना नहीं चाहता। इसको बेचारे को अपनी जान के लाले पड़े होते, और हो सकता है जेनुअन बेचारे के पास इतना कुछ ना हो। ये क्या करता है, ये कहता है ये तो जान नहीं छोड़ेंगे, कानून ने इसको एक ऑप्शन दे रखा है, ये चला जाए अदालत में, ये कोर्ट में चला जाए, कोर्ट में जाके अपील कर दे, सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। देखो हम खुद भी जाके अपील कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है कि सर इसको, ये जो जिन्होंने पैसे लेने होते हैं ना, ये भी कोर्ट में जा सकते हैं, सर इस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। ये क्यों जाएंगे, या ये बंदा खुद भी जा सकता है कि भैया सर मुझे क्या कर दो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। अच्छा, अदालत क्या करेगी, ये नहीं होगा कि अदालत फौरन ही इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी, अदालत देखेगी ये जो अपील कर रहा है, ये एप्लीकेशन जो जमा करवा रहा है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ये सुनने के काबिल है भी कि नहीं। तो अगर अदालत कहती है भाई सुन लेते हैं इसका मामला, अदालत ने उसके मामले को सुना, उसने कहा कि सर वाकई मेरे पास कुछ नहीं है, इतना नहीं है कि मैं इनके सारे पैसे वापस कर सकूं, जो है आप रखे और मेरी जान छड़वाएं। अदालत को जब लगा कि यार ये बंदा वाकई बेचारे की जान भी खतरे में है, ये लोग उसके ऊपर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, अदालत क्या करेगी, अदालत इस मिस्टर ए को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी, भाई आप डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो, आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा, अदालत कोई भी अपनी तरफ से एक नुमाइंदा अपॉइंट करेगी, कोई मिस्टर एक्स, ऑफिशियल असाइनी इसको कहते हैं अपना, ये कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये जाएगा मिस्टर ए की जो भी जायदाद है, जो भी उसके उसका है जो मालिक, वो सारा कुछ ये मिस्टर एक्स वो अपने कब्जे में ले लेगा। ये मिस्टर एक्स क्या करेगा, सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद, जो किसी और के नाम पे रखवाया हुआ उसने, जो कुछ किया हुआ हर जगह से इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद इन क्रेडिटर्स को बुलाएगा, आओ भैया ये लो, आपको इतने दे रहा हूं मैं, आपको इतने दे रहा हूं मैं, आपको इतने दे रहा हूं। इनको जब बांड बूट देगा, जो भी उसके पास निकला था, अब ये अदालत उसको बता रही होगी कि सर इसके पास जो था ना, हमने सब इकट्ठा कर करवा के आपको दे दिया है, अब इस बंदे की जान छोड़ो। अब हो सकता है अभी भी इनके पैसे होंगे अपनी तरफ, लेकिन अब मेरे बच्चे अदालत क्या कर देगी, जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, इसको ये उस वक्त तक ये इंसॉल्वेंट कंसिडर होगा, जब तक ये सारा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद अदालत इसको इस इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज कर देती है, जैसे आप अदालत से अल्लाह माफ करे या कोर्ट से डिस्चार्ज होते या जेल से डिस्चार्ज कर देगी, जाओ भाई अब आप आजाद हो, ये नहीं कि जेल में बैठा होगा ये, इसको इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज कर दे देता है। अब ये उसके बाद फिर दोबारा से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है। ये जब तक डिस्चार्ज नहीं होता उस वक्त तक नॉर्मल जिंदगी नहीं होती इसकी। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ये बंदा हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास होता ही नहीं कुछ भी जिसके लिए ये कोई अपना जिसका ऑब्लिगेशन पूरा कर सके। तो खैर इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। इस हालत में इसको कहते हैं ये क्या है, इंसॉल्वेंट है। तो घर बार सब कुछ। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी उसकी मिल्कियत हो। इसलिए कभी आपने सोल ट्रेड या पार्टनरशिप का कारोबार करना हो या कुछ इस तरह का पंगा लेना हो, कोशिश करो इस तरह की प्रॉपर्टीज अपने नाम पे ना रखवाओ, शुरू के अंदर ही खास तौर पे एहतियात करो, अपना जो भी हो, जो आपका होगा, या कुछ और भी हो सकते हैं कि आपने कुछ खास टाइम में जो किसी और के नाम पे रखवाया वो भी ले लिया जाता है। तो वो सारा कुछ ले लो आके, फिर उसको कह दिया जाता है। अब लोग अदालत पे भरोसा कर लेते हैं कि अदालत ने वाकई सब कुछ कर दिया होगा तसल्ली, तो फिर अदालत पे भरोसा करते हुए इस बंदे को आजाद कर दिया जाता है। उसके बाद इसने किसी का कोई पैसा नहीं देने। अब ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये आज ही पैदा हुआ है, लेन देन के लिहाज से, गुनाहों के लिहाज से। हाँ, गुनाहों के लिहाज से अल्लाह माफ करे, अब जिस तरह है हज कराओ, उम्रा कराओ, ऐसे जैसे आज ही पैदा हुए हैं। इन लोगों ने ये सुन लिया है, बेशर्मों ने, कईयों ने, अल्लाह माफ करे। तो सारा दिन गुनाह, सारा दिन इस तरह की बेशर्मियां करके उसके बाद हज कर आते हैं, कहते हैं कि ले भाई मौजा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अल्लाह माफ करे कि उसके मामला क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, दिल की तसल्ली के लिए नहीं था वो। कह रहा कि शेयर ट्रांसफर। अच्छा, शेयर कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाए या कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए। अब देखो ना, जब इंसॉल्वेंट हुआ था, इस बंदे की सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली गई होगी, ये कोर्ट के साइनिंग, ऑफिशियल साइनिंग। अच्छा, इसके पास इस कंपनी के 100 शेयर भी पड़े हुए थे जिनके, वो 100 शेयर भी तो इसकी प्रॉपर्टी ही है ना, वो भी किसके पास चली गई, मिस्टर एक्स के पास, कोर्ट के नुमाइंदे के पास। अच्छा, कोर्ट के नुमाइंदे ने इसको कहा होगा, मिस्टर जी को, मिस्टर जी अच्छा बता तुझे यार क्या ये शेयर पड़े हैं, तुझे शेयर दे दूं इसके, या पैसे दे दूं इसको बेच के, कहता है सर शेयर ही दे दो। अब उसने उठा के ये शेयर किसको दे दिए, मिस्टर जी को।
अब ये उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, उनका शेयर होल्डर बन जाएगा। याद रखोगे इसको, ये आ जाएगा उसकी जगह पे। यानी कि मर जाए तब भी कोई और आ जाता है। या हो सकता है वो कहे नहीं नहीं मुझे नहीं शेयर चाहिए, ये किसी को भेज देगा मिस्टर एक्स, ये किसी मिस्टर वाई को इसने सेल कर दिया, वो जो उसको सेल किए होंगे वो उसका बन जाएगा शेयर होल्डर। याद रखोगे, अगर कोई बंदा मर जाए तब शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, या इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, या वो किसी को खुद बेच दे या किसी को गिफ्ट कर दे, शेयर ट्रांसफर हो जाए। तो शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं भैया, ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है। कहते हैं when shares are transferred, the rights associated with the shares such as right to receive a portion of any dividend paid by the company or the right to attend and vote at general meeting of the company are transferred to the new owner। कहते हैं देखो, ये जनरल सी बात है भैया। अज्यूम कर लो कि मेरे पास डीएचए का एक प्लॉट है, उसकी फाइल पर। अच्छा, उस फाइल के ऊपर फिलहाल मैं ये कहता हूँ सारे पैसे मैंने पे किए हुए, और वो फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। उसके बाद मुझे ये बताएं, अगर डीएचए की प्रॉपर्टी में उस प्लॉट की कीमत बढ़ती है, वो मेरी बढ़ेगी आपकी बढ़ेगी? मैंने आपको प्लॉट बेचा है, आपकी बढ़ेगी ना, आपको फायदा होगा। कल अगर उनकी वहां पे डीएचए वाले अपनी आओ भाई सारे मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं, तो मीटिंग अटेंड करने कौन जाएंगे? आप जाएंगे, आप मालिक हैं उस प्लॉट के। कहने का मतलब कि अगर एक बंदा अपने शेयर बेच देता है, शेयर्स के साथ जुड़े हुए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाते हैं। राइट क्या होता है मेनली? एक तो डिविडेंड का राइट होता है, कल जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट का हिस्सा जो मेंबर में डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट का वो हिस्सा, ये हमेशा प्रॉफिट में से होता है, प्रॉफिट ना हो तो डिविडेंड नहीं होता। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेंबर में डिवाइड कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये डिविडेंड है। तो डिविडेंड के ऊपर अब जब मिस्टर ए ने अगर शेयर अपने बी को बेच दिए हैं, तो पक्की बात है मिस्टर बी को डिविडेंड मिलेगा। और कल जब इस कंपनी के मेंबर्स की कभी मीटिंग होगी, और आगे डिस्कस करेंगे जनरल मीटिंग अटेंड कौन करता है, तो मेंबर्स का राइट होता है मीटिंग अटेंड करने का। तो जिसको शेयर बेचा है वो मेंबर बन गया है, अब वो जाके मीटिंग अटेंड करेगा। इनके साथ अल्फाज में दो तरह के राइट उसने बता रखे हैं। अब मीटिंग उसकी जगह पे वो अटेंड करने जाया करेगा जिसने शेयर खरीदे हैं या जिसको गए हैं, और दूसरा डिविडेंड भी उसी को मिला करेगा। हाँ, कोई ऑब्लिगेशन हो तो वो भी ये पूरा करेगा। ऑब्लिगेशन क्या हो सकता है? अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने 100 शेयर खरीदा था 10 रुपए का, और बनता था 1,000 उसे। अच्छा, उस वक्त मिस्टर ए की पॉकेट में सिर्फ बेचारे के पास 800 थे, 200 उसने कंपनी से उधार कर लिया था। आज के दौर में शेयर उधार पे नहीं होते, पुराने वक्तों में शेयर उधार पे भी हुआ करते थे। अच्छा, 200 शेयर क्या कर लिए, उसने उधार कर लिया था 200 रुपए का। अच्छा, उसके बाद मिस्टर ए ने अपने शेयर किसी मिस्टर एक्स को भेजे। अच्छा, जब एक्स को बेचे तो ये जो 100 शेयर मिस्टर एक्स के पास चले गए हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी किसके पास चले गए हैं? वो मिस्टर एक्स के पास चले गए। राइट क्या है? डिविडेंड इसको मिला करेगा, मीटिंग जाके ये अटेंड कर सकते। ऑब्लिगेशन क्या है? वो तो 200 रुपया उसका रहता है, अब वो ये पे करेगा। याद रखो, उसके आर्टिकल्स की पासदारी, जो भी उसके कानून होंगे उसकी पासदारी अब मिस्टर एक्स करेगा। तो इस तरह मेरे बच्चे होता है, वाइफ करेगा जो भी। याद रखो इस बात को। कहता व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, जब आप एक बंदा दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर दे, मेरे पास ये शेयर है, मान लो कि ये नेस्ले के शेयर है मेरे पास, तो अगर मैं शेयर आपको भेज देता हूँ, तो मेरे बच्चे इसके साथ जुड़े हुए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी, वो कागज का टुकड़ा ही होता है, शेयर सर्टिफिकेट होता है, अब वो भी आपको ट्रांसफर हो जाएगा। कहते जब शेयर ट्रांसफर हो जाए, राइट एसोसिएट विद द शेयर्स, जो भी था मीटिंग रन कर सकता था मैं जाके नेस्ले की, और मुझे डिविडेंड मिलता है। द सच राइट टू रिसीव ए पोर्शन ऑफ एनी डिविडेंड, एनी डिविडेंड इसलिए लिखा, लाजमी नहीं होता, ये लाजमी है। एनी डिविडेंड प्रॉफिट हो तो होता है, एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी आर द राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। फिर जनरल मीटिंग, देखो मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं, लेकिन हर मेंबर की मीटिंग को जनरल मीटिंग नहीं कहते, पढ़ेंगे आगे जाके। उन मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे। कुछ शेयर्स ऐसे होंगे, जैसे अज्यूम कर लो ये शेयर्स भी हैं, ये शेयर्स भी, याद है आप आई2पी के अंदर प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर पढ़ के आए थोड़ा सा। अज्यूम कर लो ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर है। ये जो प्रेफरेंस शेयर, ये भी जो बंदा खरीदेगा वो भी हमारी कंपनी का मेंबर बनेगा, लेकिन इसके पास वोटिंग राइट नहीं होगी। अच्छा, अगर कंपनी की जनरल मीटिंग होगी ना, उसका नाम हुआ करेगा जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग उन मेंबर्स की मीटिंग हुआ करेगी जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स हुआ करेंगे। अगर किसी के पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स नहीं है, वो जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। मेंबर है लेकिन जनरल मीटिंग में नहीं जा सकता। याद रखोगे इस बात को। तो कह रहा कि उसके बाद, और जनरल मीटिंग में जाएंगे क्यों? वोट कास्ट करने डेफिनेटली। बाय द कंपनी आर द राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर टू द न्यू ओनर। इनके शेयर ट्रांसफर हो तो उसके साथ जुड़े हुए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी ट्रांसफर हो जाते हैं। और राइट कौन कौन से वाला? मीटिंग रन करने का और डिविडेंड, मीटिंग रन करके वोट कास्ट करने का और डिविडेंड, ये राइट होते हैं ना बेटा। ये जनरल बातें हैं, ये कोई उसना नहीं। बस वो कॉन्सेप्ट लफज आए थे बीच में, उसने कहा कि चल हम ये भी बता दें। ये जब हमने कंपनी को हमने क्यों मालिकों से लड़ा किया, कॉन्सिक्वेंसेस सेपरेट पर्सनैलिटी, तो उसमें कुछ अल्फाज यूज हुए थे, उसने कहा कि चल मैं जरा थोड़ी सी इसकी डिटेल भी बता। फिर वहां पे परपेचुअल सक्सेशन का भी जिक्र हुआ था, मैंने पहले ही पढ़ लिया। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? ये नहीं होंगे तो कोई और होगा, होगा तो सही। कंपनी अपनी जगह पे चलती रहेगी, क्योंकि इनके ना होने से कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो लहदा इंसान है। अगर एक इंसान को कोई तकलीफ हो तो दूसरा इंसान को क्यों तकलीफ होगी उससे? ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है।
तो बेटा कहता चेंज इन ऑनरशिप आर इवन द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ ऑनर, यानी कि चेंज इन ऑनरशिप कैसे हो सकती है? मर भी सकता ऑनर, तो उसके वारसों को चली जाएगी उसके शेयर्स। हो सकता है बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट कहते हैं इंसॉल्वेंट एक ही बात होती है मेरे बच्चों, ये लहदा नहीं होता, ये बैंकरप्ट भी लफ्ज बोला जाता है इंसॉल्वेंट के लिए और इंसॉल्वेंट भी बोला जाता है। ये कोर्ट डिक्लेयर करता है, याद रखना। कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो, बैंकरप्ट हो, ये हमेशा कौन डिक्लेयर करता है? ये कोर्ट डिक्लेयर करता है। कोई बंदा अपने आप को खुद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करता, कोर्ट डिक्लेयर करता है उसको। तो चेंज इन ओनरशिप और इवन द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ ऑनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर ये बैंकरप्ट हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनके शेयर ऑफिशियल असाइनी के पास जाएंगे, ऑफिशियल असाइनी इसके क्रेडिटर्स को वो शेयर किसी को दे देगा, वो उसका मालिक बन जाएगा, या ये खुद बेच देंगे, गिफ्ट कर देंगे, जैसे हमने डिस्कस किया। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता। पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर निकल जाए बीच में, पार्टनरशिप क्या कर जाती है? खत्म हो जाती है, फिर वो पार्टनरशिप मौजूद नहीं होती। हाँ, फिर हम डिस्कस करेंगे, जो रह जाते हैं पार्टनर वो नया एग्रीमेंट करते हैं पार्टनरशिप का, फिर नए सिरे से कारोबार शुरू करते हैं। लो बेटा, वो चीज़ें खत्म होगी, बीच में कुछ टर्म्स थी बीच में, उसने कहा था चलो ये भी आपको समझा दिया जाए, ये जनरल टर्म्स है, ये कोई और नहीं। मेन यहाँ पे हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी पढ़ा है, उसके साथ ये कुछ टर्म्स ही जो उसने अलहदा से समझाई हैं, ये अलहदा ही याद रखिएगा, हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर 2-3 नंबर का कोई नोट आपसे पूछ ले। लो बेटा, यहाँ से फिर दोबारा से हम ट्रैक पे आ गए। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, कहता कि ये जो हमने पढ़ा कि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? जो पीछे हम पढ़ के आए थे कि हमने कंपनी को इसलिए भी मालिकों से अलग कर दिया ताकि मालिकों की लायबिलिटी कैसी हो जाए? लिमिटेड हो जाए। लेकिन सर ये होती क्या लिमिटेड लायबिलिटी, किस लिहाज से लिमिटेड होती है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो, चलें पहले देखते हैं। देखो भाई, हम लायबिलिटी जो लिमिटेड लायबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 3 तरह के लोगों के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखो आपके सामने, बनाने वाले भी हैं कंपनी को, कंपनी खुद भी है, पहला इंसान, दूसरा इंसान, और कंपनी चलाने वाले भी हैं, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और कंपनी। आपके सामने 3 इंसान हैं, मालिक भी इंसान है, जिन्होंने कंपनी बनाई है, कंपनी खुद भी इंसान है, और ये कंपनी चलाने वाले भी इंसान है, और ये हमें पता है कि कंपनी मालिकों से अलग होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन तीनों तरह की लोगों की, इन 3 इंसानों की लायबिलिटी कैसी होती है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, अज्यूम कर लो, मालिकों की लायबिलिटी तो आप पढ़ते आ ही रहे हो, मालिकों की लायबिलिटी कैसी होती है वाला कंपनी में? जो इन्वेस्ट किया वो हाँ बिल्कुल, लिमिटेड होती है, जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस हद तक, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी का जो लफ्ज बोला जाता है, CFE लिमिटेड, ये जो लफ्ज लिमिटेड लिखा गया है, ये कंपनी है CFE लिमिटेड। ये लिमिटेड का वर्ड किसकी तरफ इशारा करेगा? किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है? मालिकों, मालिकों की लायबिलिटी के लफ्ज बोला जाता है मेरे बच्चों। अब अगली बात, दूसरा कहेगा कि कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। कंपनी खुद एक इंसान है, अपने मामलात के लिए बिल्कुल वैसे जिम्मेदार है जैसे अगर आप सोल ट्रेडर का कारोबार करते हो या पार्टनरशिप का, जैसे आपकी लायबिलिटी होती है। यानी कि अज्यूम कर लो CFE एक कंपनी है, और हम सब लोग CFE के शेयर होल्डर हैं, हमने 1-1 लाख रुपए लगाया हुआ। अज्यूम कर लो कि CFE बैंकरप्ट होगी, हमारा कितना डूबेगा? 1-1 लाख रुपए जो हमने लगाया था, हमारा उतना ही महदूद रहेगा। अभी भी CFE के सर पे करोड़ों की लायबिलिटी है। CFE क्या करेगा? याद है हम कहते थे कि जब इस तरह लायबिलिटी हो, जब आपको घर बार बेचना पड़ जाए, तो एक्चुअली आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो CFE अब क्या करेगा बेचारा? अपने सारे एसेट बेचेगा, प्रॉपर्टी, एसेट, AC शेसी, हर चीज बेचेगा, ताकि वो जो लायबिलिटी है करोड़ों की उसको पे कर सके। तो जो कुछ बेच बचा के जब बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फिर इसकी जान छोड़ेंगे। ऐसे ही तो हम पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में करते हैं, किसी बंदे को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, भाई सारा पे करा उसका, तो जीरो करके उसको छोड़ते हैं कि अब जा, डिस्चार्ज हो गया, इंसॉल्वेंट करके उसको। तो कंपनी अपनी लायबिलिटी के लिए, उसकी लायबिलिटी खुद की अनलिमिटेड होती है, अपने मामला में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि हाँ, मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी अपने सारे एसेट बेच के लायबिलिटी पूरी करने की कोशिश करेगी, अगर होगी तो ठीक, ना हुई तो बेचारे उन लोगों का पैसा डूब जाएगा जो कंपनी से डील कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा एक बंदा अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या कर सकता है? अपना घर बार बेच के लायबिलिटी पे कर सकता है। कंपनी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या करेगी? अपना घर बार बेच के पे करेगी। अगर फिर भी पे ना हुआ तो उनका नुकसान होगा, जिन्होंने, जैसे भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप, मैंने बड़े लोगों के पैसे देने, अब मैं अपने आप को बैंक या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लेता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा जो मेरा है उनको मैं बांट दिया जाएगा, उसके बाद भी जो बच गया वो तो उनका रुल गया ना बेचारा, वो तो उनको नहीं मिलेगा मुझसे। तो सेम कंपनी अपना सारा घर बार, भांडे बर्तन बेच के वो क्या करेगी? वो कंपनी पैसे पे करेगी लोगों को, उसके बाद भी कुछ ना मान बचा ना हो और उनकी लायबिलिटी अभी भी रहती हो, तो हम उनको कहेंगे कि भैया अब आप सब्र करें, आपका पैसा डूब गया। खुद कंपनी की खुद की अपनी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। इसलिए लफ्ज जो कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखा होता है, ये इशारा करता है कि भाई मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ध्यान से इस कंपनी से डील करना। आपको जो पैसा मिलना है सिर्फ कंपनी के असर बेच के मिलना है, मालिकों से कुछ नहीं मिलना।
क्योंकि मालिकों की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। लेकिन अगर होता है सीएफई कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती, तो फिर आप बेफिक्र होकर इससे डील करें। आपको पता है यहां से पैसा ना मिला तो मालिकों से भी रिकवर कर लेंगे। अगर लिखा हो सीएफई अनलिमिटेड, एज्यूम कर लो अनलिमिटेड लिखा हो, इसका मतलब क्या है, मालिकों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर आपको पैसा कंपनी से ना मिला, आप उनको चुपेड़े मार के पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ सीएफई लिमिटेड, इसका मतलब क्या है, मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड है। जो मिलेगा सिर्फ कंपनी से मिलेगा। कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होती है, हमेशा अनलिमिटेड। अब अगली बात है बच्चों, उसके बाद आ गया सर, ये जो डायरेक्टर्स हैं इनकी लायबिलिटी का क्या है। कानून कहता है कि इनकी नो लायबिलिटी, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं। अब देखो, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, नो लायबिलिटी। इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन आगे कानून ने एक और चीज बता दी, कंपनी को कानून ने कुछ यानी कि कंपनी एक्ट के अंदर डायरेक्टर को कुछ इख्तियार दिए गए हैं। इनकी कुछ अथॉरिटी होती है मुझे, इनकी अथॉरिटी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कानूनी, जिनके मुताबिक इन्होंने कंपनी चलानी होती है। फिलहाल हम ये कहते हैं कि डायरेक्टर्स की एक अथॉरिटी होती है जो कानून ने तय की होती है। उस अथॉरिटी में रहते हुए अगर ये काम कर रहे हो, जो मर्जी हो जाए, ये किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते। पुलिस वालों का एक अथॉरिटी है, एक तरीकाकार है उनका। अगर उस तरीकाकार में वो काम करेंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, उससे आगे बढ़ेंगे फिर वो जिम्मेदार होते हैं। यार ये तो आपका इख्तियार ही नहीं था, आप लोगों के घरों में कैसे घुस सकते हैं जबकि आपके पास वारंट ना हो। आप लोगों के घर में तो जा ही नहीं सकते। ये आपने इख्तियार से तजावुज किया है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हाँ, बाहर नाके लगा के बैठे रहो, बंदे का वेट करो, आवाजें दो उसको, लेकिन घर में नहीं घुस सकते जब तक आपके पास सर्च वारंट ना हो। तो कहने का मतलब कि अगर आप अपनी अथॉरिटी में काम करें तो फिर मेरे ख्याल आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन अगर अथॉरिटी से तजावुज करें फिर जिम्मेदार। तो डायरेक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी अगर विद इन अथॉरिटी काम करें। अगर अथॉरिटी से तजावुज करेंगे तो फिर डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे। जस्ट एग्जांपल, हमने डायरेक्टर की अथॉरिटी तय कर दी, भाई जब भी आपने उधार लेना हो ना कंपनी के लिए, आप 10 मिलियन तक उधार ले लिया करो। ये अथॉरिटी है डायरेक्टर की, मैक्सिमम लिमिट है 10 मिलियन तक, ये उधार ले सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टर ने क्या किया, एक बैंक में गए और बैंक से जाके 12 मिलियन का उधार ले लिया। अब मेरे से 10 मिलियन तक इनकी औकात थी, ऊपर का जो 2 मिलियन है वो औकात से बाहर है। तो ये 2 मिलियन के लिए डायरेक्टर खुद जिम्मेदार है, 10 मिलियन के लिए कंपनी जिम्मेदार है। याद रखोगे। तो डायरेक्टर्स की खुद की लायबिलिटी क्या होती है, नो लायबिलिटी। कब, अगर विद इन अथॉरिटी काम करें। अगर अथॉरिटी से तजावुज किया तो फिर लायबिलिटी होगी। लिमिटेड नहीं बोलना डायरेक्टर्स के लिए, नो लायबिलिटी। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या है, नो लायबिलिटी। हाँ, अगली बात भी करनी है, अगर वो विद इन अथॉरिटी काम करें। यार को अगर तजावुज करेंगे तो फिर जिम्मेदार होंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है, लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ। ये कंपनी पर अप्लाई नहीं होती लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट। कहता है, एक कंपनी इज फुली लाइबल फॉर ऑल द डेट्स एंड अदर लायबिलिटी जस्ट एज एनी अदर पर्सन इज फुली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ ही और शी एंकर। जैसे आम इंसान कोई सोल ट्रेडर का कारोबार करे, पार्टनरशिप का कारोबार करे, या कोई वैसे भी आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार हो, तो आप जिम्मेदार होते हो, चाहे जो मर्जी करो उसको पे करो। तो कहता है कंपनी भी एक इंसान है, वो अपने मामलात के लिए बिल्कुल आम इंसानों की तरह सोल ट्रेडर की तरह जिम्मेदार होती है। यानी कि कंपनी अपने लिहाज से समझो क्या है, सोल ट्रेडर है सरदार अल्फाज में। उसको अपना सब कुछ बेच बचा के लायबिलिटी हम पे करनी पड़ेगी। लेकिन तो लिमिटेड का लफ्ज किसके लिए था, कहता है ये तो मेंबर्स के लिए होता है। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, नो लायबिलिटी। कहता है कि डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर ऑफ ए कंपनी, अभी पढ़ेंगे ऑफिसर्स क्या होते हैं, ये आगे डेफिनेशन आ जाएगी, उसमें डायरेक्टर भी शामिल होते हैं लेकिन और भी शामिल होते हैं कुछ लोग। डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ ए कंपनी, जब पढ़ लेंगे ऑफिसर की डेफिनेशन, उसके बाद जब भी ऑफिसर लफ्ज बोला करेंगे फिर आपने वो अल्फाज सोचा करने कि ऑफिसर में कौन कौन शामिल था। डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ ए कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये तो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं और ये कंपनी के एजेंट होते हैं। हम पढ़ेंगे जाके जब बीलॉ पढ़ेंगे एजेंट कौन होता है। हर वो काम जो आपने खुद करना हो, खुद करने की बजाय, आपका काम है आपने करना था, आप खुद करने की बजाय किसी और से करवा लो, वो कोई और आपका एजेंट होता है। यानी कि आपका काम कोई और कर रहा हो, वो आपका क्या है, एजेंट है। आपने पेपर देना है बीलॉ का, आप कहते हो राणा साहब आप जाके दे दो हमारी जगह पे, हम आपको 10 रुपए दे देंगे और आप जाके हमारी जगह पे पेपर दे दो। अब मैं क्या हूं, आपका एजेंट हूं, यानी कि आपका काम मैं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब कि अब खुद सोचें कि कंपनी थी, कंपनी ने अपने मामला को खुद देखना था, हैं? या शेयर होल्डर थे, उन्होंने कंपनी बनाई थी, उन्होंने कंपनी को चलाना था। लेकिन उन्होंने कंपनी को चलाने के लिए जो उनकी जिम्मेदारी जो किसको दे दी, डायरेक्टर की, डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर एक्चुअली कंपनी और शेयर होल्डर के एजेंट होते हैं। ये उनके बिहाफ पे काम कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे। याद रखोगे।
तो एजेंट अगर कुछ करता है, उसके लिए मालिक जिम्मेदार होता है। जस्ट एग्जांपल, अज्यूम करो ये 7 प्लाट खाली था, मैंने मिस्त्रियों को बुलाया, मैंने कहा कि ये घर बना। कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने आकर उनको चपेड़े मारे कि हमारे प्लाट पे घर क्यों बना रहे हैं। मिस्त्री ने कहा कि राणा साहब ने कहा था, हैं? अब यहाँ पे अगर साबित हो जाता है कि मैंने कहा था उनको कि भाई घर बनाओ, जो कि प्लाट किसी और का है, और मिस्त्रियों को मैंने लगा दिया कि मेरा घर बना दो। अब मेरे बच्चे वो जो उनको अगर कुछ कह रहे हैं, मेरे बच्चे उनको कहना नहीं बनता, बल्कि उसको पकड़े जिसने इनसे ये काम करवा। यानी कि एजेंट अगर प्रिंसिपल के कहने पे कुछ कर रहा हो तो जिम्मेदार प्रिंसिपल होता है, एजेंट नहीं होता। अल्लाह माफ करें, यहाँ पे इवन वैसे मैं वैसे आपको बताता हूँ, कई लोग होते हैं वो शूटर होते हैं। शूटर, हाँ, वो जो क्या कहते हैं सपारियां देते हैं, वो जिसके कहने पे खुदा न खासा इस तरह की हरकत करते हैं, इनकी तो जमानत जमानत हो जाती है, कुछ ऐसे बाद ये छूट छाड़ जाते हैं। सारा केस उस पर पड़ता है जिससे इनको हायर किया होता है। इसलिए इस तरह के लोग कहते हैं कि बाजी बंदा मैं मार देना भुगत उसने ले आए, अल्लाह माफ करे, फिर इस तरह की बातें इस तरह के लोग करते हैं। उनको पता है कि मेरी थोड़ी जिम्मेदारी होगी, मैं तो उसके कहने पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे कानून भी देख लें, कानून यही है कि एजेंट अगर कुछ करता है उसके कहने पे, प्रिंसिपल के कहने पे, तो उसके लिए जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा, ना कि एजेंट। हाँ, लीगल मामलात में इस तरह के जो इलीगल काम होते हैं उसमें एजेंट भी जिम्मेदार होता है, उसको भी सजा होती है, चाहे थोड़ी हो, लेकिन सजा होती है। खैर वापस आओ, कहते डायरेक्टर अंदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये तो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, उसके माल को लिए काम कर रहे होते हैं। ये तो एजेंट है। एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर, अगर ये अपनी पावर में रहते हुए काम करें, अथॉरिटी में काम करें, एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के मुताबिक काम करें, दे विल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी। इनकी कंपनी के डेट्स के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, अगर पावर से लॉ के खिलाफ कोई काम किया या पावर से तजावज किया तो ये फिर खुद भी जिम्मेदार हो। पूछ सकता है ना, अच्छा बताओ डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कब होगी? हम बताएंगे अगर तो वो लॉ के अगेंस्ट कोई काम करें या वो अपनी पावर से तजावज करें, फिर डायरेक्टर्स की भी लायबिलिटी हो। अदरवाइज डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। लिमिटेड। याद रखोगे ना इस बात को? देखो आई कैप को इस तरह की चीजें बड़ी पसंद है, ये जो बीच में इस तरह का पॉइंट निकाल रहे हैं ना, देखो लिखा है ना उसने, वो आप तो ये कह नहीं सकते सिलेबस में था ही नहीं। तो बताओ डायरेक्टर कब जिम्मेदार होते हैं? दो सिचुएशन में, अगर उन्होंने पावर से तजावज किया या लॉ की वायलेशन की थी। बेटा तो मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। ऐसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, कि इनमें से कोई मेंबर, कोई ये मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने 1000 शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो इसने 10,000 पे करना था, वो पे कर चुका है कंपनी को। 10,000 पे कर दिया उसने। कल अगर ये कंपनी डूबती है तो उसका 10,000 देकर डूबेगी, लेकिन अगर उसके बाद भी कंपनी के सर पे मिलियंस की लायबिलिटी है, तो ये मिस्टर ए जिम्मेदार या कोई भी शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है, अगर इन्होंने अपना। हाँ, एक चीज है, अगर मिस्टर ए ने 1000 शेयर लिए थे, 10 रुपए का एक शेयर, 10,000 पे करना था, लेकिन उस वक्त शुरू में उसने सिर्फ अभी 8,000 पे किया और 2,000 पे करने वाला रहता था इसका, अभी इसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हुई। जब ये शेयर्स की पूरी अमाउंट पे कर देता है, उसके बाद ये लफ्ज बोलता है कि अब मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। क्योंकि अगर आप इसने 8 दिया, अभी 2 रहता है, कंपनी जब चाहे अपनी जिंदगी में 2,000 इससे मांग सकती है, चाहे डूबते हुए मांगे, चाहे अपनी जिंदगी में कंपनी मांगे। याद रखोगे इस बात को? क्या करना, ब्लॉक करके क्या करना? ये कौन सा फ्रीक्वेंटली करते हैं? मार्केटिंग का वो है, जैसे कल उन्होंने कहा कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दें, उसमें कि इसको बैन करना चाहिए, फिर इस तरह की अगर ये खुदा न खासा हमारी सालमियत के लिए खतरा है। उसने कहा कि देखें हम तो राय देंगे बस, सारा कुछ कह भी दिया, हम तो राय देंगे कि हम फैसला तो नहीं करते, फैसला तो सुभाष शरीफ करते। तो रात को उनकी फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अच्छा ये वो जो बात हुई थी कि आप पीटीआई पे पाबंदी लगाएंगे आप लोग, है ना, लगाने की इस पे पाबंदी, ना उसका कोई निशान है, ना वो पार्टी है, ना कुछ लेन देन, तो पाबंदी किस पे लगाए, कुछ हो भी तो सही। यानी कि अब बेचारे वो भी नहीं कर सकते, वो पहले ही करके बैठे हो, वेट कर लेते, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, अब लगाते पाबंदी, अगले पे प्रेशर भी होता। सब कुछ खत्म कर दिया उसको अल्लाह ने, फिर भी इज्जत दी। अब उनके पास खत्म करने को कुछ नहीं है।
अब वो कहते हैं कि क्या करेंगे, हम किस पे पाबंदी लगाएं, वो तो हमने पहले ही खत्म कर चुके हैं। देखो कितना दुख वाली बात है बेचारों के पास, करने को भी कुछ नहीं। लेफ्ट अदर देखिएगा, कहता द कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा मैं ये चीज बता रहा था कि अगर मिस्टर ए ने 10,000 के शेयर खरीदे हैं, अभी 8,000 पे किया, 2,000 पे करने वाला रहता है, अभी इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हुई, पे से 2,000 ही करना है बाकी भी। और कंपनी जब चाहे उससे मांग सकती है, जब ये पूरा पे कर देगा फिर लफज बोले कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। 8,000 इसने दे दिया तो 2,000 कंपनी मांगने गई, उसने कहा ले, मुझे तो सर ने बताया था कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, हैं, और मैंने तो दे दिए पैसे आपको, तो उसको दो चपेड़े मार के उसको कहोगे नशैया, जितने तूने शेयर्स खरीदे उसकी पूरी अमाउंट वहां तक लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो तो तूने अभी पूरी पे ही नहीं की, तो अभी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। याद रखोगे इस बात को। कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाई टू द ऑनर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ ए कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, शेयर्स की शक्ल में। एंड दे डोंट हैव टू पे एनी अदर अमाउंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अगर कल कंपनी का दिवालिया निकल जाए और उसने बड़े सारे लोगों का पैसा देना हो, तो उसके लिए कंपनी के मेंबर जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन फिर ये बात याद रखनी है आप, इस तरह के शेयर्स को कहा करते थे पुराने वक्तों में पार्शली पेड शेयर्स, जिसके ऊपर कुछ अमाउंट दे दी और कुछ अमाउंट पे करने वाली रहती थी। इसके लफ्ज क्या बोलते थे, ये पार्शली पेड शेयर्स। आज के दौर में ये खत्म कर दिया उन्होंने, कंपनी 2017 ने खत्म कर दिया। अब उधार पे शेयर नहीं मिलते, पहले पूरा पैसा दोगे तो फिर शेयर मिलते, नहीं तो नहीं मिलते। अगर दे दे कोई डायरेक्टर तो डायरेक्टर उसको सजा होती। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्शली पेड, तो साथ में उसने जिक्र कर दिया, उसने कहा कि क्योंकि ये पहले हुआ करते थे, थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना, अगरचे आज के दौर में नहीं होते। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अज्यूम कर लो कि एक मिस्टर ए, उसने क्या किया, 100 शेयर्स खरीदे और 10 रुपए का एक शेयर उसका बनता था 1,000, उस बेचारे की पॉकेट में सिर्फ 700 रुपया था, ये पेड है। और पेबल कितना रह गया, 300 रुपया पेबल है। अब मेरे बच्चे इस तरह के जो 100 शेयर है मिस्टर ए के पास, इन शेयर्स का नाम हुआ करता था ये पार्शली पेड शेयर है, यानी कि कुछ हिस्सा पे किया है, अभी कुछ हिस्सा पे करने वाला रहता है। तो लाइबिलिटी ऑफ मेमोरी इन केस ऑफ पार्शियल पेड शेयर, तो इस तरह के मामलों में लाइबिलिटी उसकी कैसी लिमिटेड फौरन हो जाती थी ना, ना, जब वो रिमेनिंग अमाउंट पे कर देगा फिर उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड। यानी कि जब वो 300 जब तक पे नहीं करता, अभी तक लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हुई। और ये 300 कंपनी कब मांग सकती थी, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त। यार कोई कहता देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, नो फॉर द लाइबिलिटी। यानी कि देखो एक्सेप्शन आई को बहुत पसंद, सुपर डुपर, कहीं पर भी हो एवर करके लफ्ज लिखा है, कुछ इस तरह का लिखा है तो एक्सेप्शन होती है, और एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है देयर इज एन एक्सेप्शन, यहाँ पे तो लफ्ज लिख रखा है एक्सेप्शन उसने। देखो कहेगा पेपर के अंदर दे देगा आपको, एक लाइन लिख देगा कि मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी का, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसकी एक्सेप्शन बताओ कि जहां पे मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। एक्सेप्शन क्या होगी, जब कोई मेंबर पार्शियल पेड शेयर खरीदेगा जिसमें अभी कुछ पे कर दिया होगा, कुछ पे करने वाला रहता होगा, अभी उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हुई, उसको वो रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा, फिर वो बोलेगा लफ्ज मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। क्या रखोगे इस बात में। कहते देयर इज एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो फर्दर लाइबिलिटी, कि मेंबर की कोई मजीद लाइबिलिटी नहीं होती, जितने पैसे देने से उसे दे देना ना। कहता बट ओनली व्हेन द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी हैव नॉट येट बीन फुल्ली पेड, कि जो शेयर उसको कंपनी ने इशू किए थे, 100 शेयर इशू किए थे 10 रुपए का, तो 1,000 पे करना था, लेकिन मेरे अभी तक उसने उस कंपनी को वो पूरे पैसे दिए नहीं। प्लीज नोट दैट एट प्रेजेंट कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू इशू। प्रोहिबिटेड होता है वो जो काम किसी सूरत में हो ही ना सकता। एक होता है काम रेस्ट्रिक्टेड, ये जगह जगह पे लफ्ज आता है, रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, ये हमारे जहां पे लफ्ज आएगा बार बार। रेस्ट्रिक्टेड वो होता है जो कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन पूरी करके, ये ऐसा नहीं होता कि जो बिल्कुल ही हराम है, इसको कर सकते हो लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके। लेकिन प्रोहिबिटेड क्या है, ये देखो ना, लोग नमाज पढ़ने जाते थे, खुदा ना खासा पी के चले जाते थे, मना कर दिया गया, हराम कर दी गई स्टेप बाय स्टेप, कि अब आपने कुछ नहीं पीना भैया इस तरह। लेकिन अगर वैसे तो साथ ये भी कह दिया गया कि अज्यूम कर लो कि आप कुछ ऐसी चीजें खाओ जैसे प्याज श्याज, तो उस वक्त फौरन पे नमाज की तरफ ना जाओ। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये देखो मना ही कर दिया गया, ये भी हराम है लमाओं के उस तरह का। बस ये मना कर दिया फिर ये काम ना करना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके फिर कर सकते हो आप, कुछ ऐसी चीजें जो हो ही नहीं सकती। तो प्रोहिबिटेड कहता कि आज के दौर में कंपनीज को रिस्ट्रिक्टेड नहीं बोला उसने कि कहीं पे कर सकते हो ये रिक्वायरमेंट पूरा कर लो, ना ना, उसने कहा कि आज के दौर में कंपनियां मना कर दी गई, उनके ऊपर हराम कर दिया गया कि वो कभी भी पार्शियल पेड शेयर इशू नहीं करेंगे। पुराने वक्तों में होते थे। यार कोई, जी जी बेटा, ठीक है। ना ना, सिर्फ उतना ही पैसा देगा, अभी अनपेड था, बिल्कुल। जैसे अज्यूम कर लो कि इसी की हम बात कर रहे थे कि इस बंदे ने 100 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए का एक शेयर था, 1,000 देना था कंपनी को, 700 दिया, 300 रुपये पे करने वाला रहता है, और कंपनी ने लोगों का मिलियंस पे करना है।
कंपनी कहेगी भैया तू तुम 300 ना दे, कोई 2-4 मिलियन लेकर आ घर से, ताकि लाइबिलिटी पे कर सके। कानून कहता है ना ना, ये सिर्फ उतने ही देगा जो इसकी तरफ ड्यू है, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। बाकी मामला कंपनी का है, कंपनी पे करे अपना एसेट बेच के। फिर भी नहीं पे होता तो फिर उन लोगों का पैसा डूब गया जिन्होंने कंपनी को वो जो पैसे लेने से। यार ये नहीं होगा कि उस वक्त अगर इस तरह के मामला में हम कहेंगे अब तू फंस गया, तूने सारे पैसे नहीं दिए थे, अब फिर हम अपनी मर्जी से तुझसे पैसे रिकवर करेंगे। ना ना, उतने ही रिकवर करेंगे, जब भी रिकवर करेंगे जितने उसने देने थे। लिमिटेड है, फुल अमाउंट तक लिमिटेड है, नो डाउट। ये लफ्ज बोल सकते हैं कि फुल अमाउंट तक लिमिटेड है। लेकिन वो लोग इस तरह करने शुरू कर दिए ना कि मेंबर बन गया कुछ शेयर खरीद के भी, अब वो कहना शुरू कर देता है मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अब मैं मजीद किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं। तो फिर उसको चपेड़े मारते थे कि निशैया ये कानून पढ़, तू जब तक पूरी अमाउंट नहीं पे कर सकता उस वक्त तक ये लफ्ज ना बोल। जब पूरी अमाउंट पे कर दोगे फिर लफ्ज बोल के अब मेरी लायबिलिटी लिमिटेड, नो नो, उस अमाउंट तक ही लिमिटेड है। लेकिन अब तो ना बोल, अभी तो तूने पैसे देने हैं हमारे, जब दे देगा तो फिर उसके बाद बोलता रहे। लेकिन जब लेंगे तो उतने ही पैसे लेंगे जितने उसे हमें देने थे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, चाहे लायबिलिटी चाहे कंपनी के ऊपर जितनी मर्जी हो, लायबिलिटी के लिहाज से नहीं होगा। लो बेटा, अब अगली बात आ गई कि सर यहाँ पे दिक्कत होगी ना, ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड हो, सीएफई लिमिटेड, इसमें एज्यूम कर लो मेंबर्स की हम लोग मेंबर हैं, हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब ये कंपनी किसी भी इंसान के साथ अगर जाके कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी भी इंसान के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करती है, अब उस इंसान को तो लग रहा है कि कोई मसला नहीं, ये मेरे सामने देखो, कंपनी खुद जाके थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी के यहाँ पे कोई ऑफिसर ही जाता है ना किसी इंसान से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी उसका ऑफिसर, मैनेजर, शैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी आगे किसी और इंसान के साथ। अब इस बंदे को कैसे पता चले कि ये जो सामने है वो आम नेचुरल पर्सन नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। अब मेरे बच्चे एज्यूम कर लो, लोगों को अक्सर पता होता कि लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट सारे लिखत पढ़त करते हैं, इधर साइन हो गए, इधर साइन हो गए, दोनों पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इस बंदे को बेचारे को पता ही नहीं चला कि ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसी कंपनी के साथ हुआ, ना कि किसी नेचुरल पर्सन के साथ। कोई नेचुरल पर्सन को तो बंदा दलील जरूर करके पैसे निकलवा लेता, उसको बंदा खुदा ना खासा गली में निकाल के, कोई अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबकी इज्जतों को महफूज रखे, गली में निकाल के उसको दो चपेड़े मार लेता है, उसको घसीट लेता है, उसको जेल में बंद करवा लेता है, तो दिल को तसल्ली मिल जाती है, कहता है कि जा हमको वहां ना दे बैठ, हो गए पूरे। तो इस तरह करके वो उसकी तसल्ली मिल जाती है उसको। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन तो नजर ही नहीं आता, जैसे हमने डिस्कस, ये तो भुट्टो है, ये तो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, इसको तो आप जलील भी नहीं कर सकते उस तरह से। तो फिर इसका क्या करना है? अब इसको तो बेचारे को पता ही नहीं चला कि मेरा जो अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, अज्यूम कर लो कि इसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो इसको पता ही नहीं चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा किसी कंपनी से साथ हुआ है या नेचुरल पर्सन से हुआ है। इसको लग रहा था नेचुरल पर्सन से हुआ है किसी, ये जो सामने साहिब है मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन इसको नहीं पता चला कि इसका तो सीएफई से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सीएफई लिमिटेड एक कंपनी है। तो कैसे पता चलेगा लोगों के साथ? अब कंपनी के लिए लाजम कर दिया गया कि कंपनी कहीं पर भी अपना नाम लिखे, अगर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो वर्ड लिमिटेड वहां पे लाजमी लिखेगी। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो वो कंपनी का नाम लिखकर उसकी सील वगैरह लगा के उसके ऊपर लाजमी मेंशन करेगा कि ये वो बंदा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपके साथ, और वर्ड साथ लिमिटेड लाजमी लिखा हो। ऐसा नहीं होगा कि सीएफई सिर्फ खाली लिखे, अगर सीएफई कंपनी है जहां पे सीएफई अपना नाम लिखेगा लाजमी तौर पर वर्ड लिमिटेड भी लिखेगा, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, किसी इश्तेहार के ऊपर, नोटिस के ऊपर, जहां पे कंपनी अपना नाम लिखेगी साथ वर्ड लिमिटेड भी लिखेगी। अब जैसे ही ये बंदा देखेगा तो भैया ये तो कंपनी है जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, क्योंकि जब उन्होंने अपना नाम लिखा तो वो मेंशन करेंगे, कोई बंदा कोई ऑफिसर भी कंपनी के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, वो कंपनी का नाम लिखकर फिर कॉन्ट्रैक्ट कर पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आ जाएंगी आपके सामने। अगर कोई ऑफिसर कंपनी का नाम ना लिखे, खुद कॉन्ट्रैक्ट कर ले कंपनी का नाम लिखे बगैर, फिर उसके लिए वो खुद पर्सनली जिम्मेदार होता है, कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। याद रखोगे इस बात को, कि जब जैसे ही उसने नाम लिखा होगा यहाँ पे सीएफई लिमिटेड, इसको फौरन से पता चल जाएगा भाई ये तो एक कंपनी है जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। तो कैसे वार्न किया जाता है क्रेडिटर्स को, जिन्होंने उधार देना है, जिन्होंने कोई और उधार पे सामान देना है, तो वो कैसे पता चलेगा कि जिनको मैं उधार पे सामान दे रहा हूँ वो आम इंसान नहीं बल्कि एक कंपनी है? जब उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जारी बात है कंपनी अपना नाम लिखेगी, और जब नाम लिखेगी तो साथ अपना वर्ड लिमिटेड भी लिखेगी, क्योंकि नाम भी इंसानों वाले रखे होते हैं, दाऊद लिमिटेड। अब दाऊद खाली भी हो सकता है दाऊद, अब पता चले भाई कंपनी है तो मेरी दिक्कत होगी ना मेरे को। कहता कि द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। जो बंदा भी कंपनी से डील कर रहा हो ना, तो जब उससे डील कर रहा होगा, जब वो अपना नाम लिखेगी कंपनी, तो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखेगी, जो आपकी तवज्जो को फौरन से मबजूल कर लेगी अपने तरफ, भाजी ये तो एक कंपनी है जिसे मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है।
ये क्यों लिख रहे हैं, जारी बात है मेरे से, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी अपने एसेट बेच के मेरा पैसा वापस करेगी। अगर एसेट बेच के पैसा वापस ना हुआ तो मेरा पैसा डूब गया। हमारी क्लास कितने बजे तक है बोला? 45 मिनट तक है। कहता है दिस इज वाई प्राइवेट लिमिटेड, ये हम सीखेंगे आगे, चैप्टर 2 के अंदर जाके सीखेंगे किसी भी कंपनी का नाम कैसे लिखते हैं। कहता है दिस इज वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना नाम इस तरह लिखती है, मान लो कि सीएफई प्राइवेट लिमिटेड इंडिया नेम, और अगर वो कोई कंपनी पब्लिक हो तो नाम के साथ सिर्फ वर्ड लिमिटेड लिखा रहा। अभी ये सब पढ़ लेना, इस नाम लिखने के पूरा तरीकाकार कैसे होता है, कौन सी कंपनी का नाम कैसे लिखा जाता है, ये जाके दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन इतना का आपको पता चल गया आज के बाद कि अगर हमने लिखा हो नाम इस तरह करके सीएफई प्राइवेट लिमिटेड तो पता चल जाएगा कंपनी प्राइवेट है, और अगर हमने नाम लिखा हो सीएफई लिमिटेड तो पता चल जाएगा कंपनी पब्लिक है। ऐसे ना, पब्लिक कंपनी के साथ सिर्फ वर्ड लिमिटेड आ रहा होता है, और अगर प्राइवेट हो तो लाजमी तौर पे प्राइवेट लिमिटेड। अब पब्लिक क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 2 में, बल्कि वो तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी, नाम कैसे वो वहां पे ले बड़ा आगे। अब देखो हम इंसान हैं, और इंसानों के कंडक्ट को, ताकि इस इंसान से किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचे, हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए बड़े सारे कानून बनाए जाते हैं, ताकि ये हरकत नहीं करनी, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये किया तो ये सजा मिलेगी, ये किया तो ये सजा मिलेगी। तो हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कानून बने हैं। कंपनी भी तो इंसान है ना, ये इंसान भी तो कंडक्ट करता है, इसको भी रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो मेरे बच्चे कानून होने चाहिए थे। तो कंपनी के भी कंडक्ट को रेगुलेट किया जाता है, और इसके रेगुलेट करने के लिए, इसके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए मेनली हमारे पास 3 तरह के कानून हैं, जो हम यहाँ पे लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि कानून कौन से हैं और कंपनी को कैसे चलाना है। तो लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी, गवर्नेंस कहते हैं उसको चलने चलाने के मामला कंपनी के। तो कंपनी के चलने चलाने के मामला और इसके इससे रिलेटेड कानून कहाँ पे लिखे हुए हैं? तो ऐसे 3 जगहों से हमें कंपनी को चलाने के और जो कानून है वो मिलते हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो मेरे बच्चे कंपनी एक्ट 2017 है, कंपनी एक्ट 2017, ये कंपनी बनाने में भी आपकी मदद करेगा, और फिर कंपनी चलाने किस कानून के तहत है इसमें सब कुछ लिखना है। एक तो मेरे बच्चे ये कंपनी एक्ट ये गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। उसके बाद 2 तरह के डॉक्यूमेंट हम खुद बनाते हैं। पहले तो रेलिवेंट लॉ देखना, कहता है कंपनी आर क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2017। एक तो कंपनीज को रेगुलेट करने वाला और जो गवर्न करने वाला कानून कहाँ पे लिखे हुए, कंपनी एक्ट 2017 के अंदर। यानी कि आप हेडिंग दिएगा लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी किस तरह होती है, तो हम उसको पहला क्या बताएंगे, रेलिवेंट लॉ कौन सा है, लॉ कौन सा है कंपनी को बनाने चलाने वाला, कंपनी एक्ट 2017। तो कंपनी एक्ट 2017 के तहत कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, इसके तहत बनाई और चलाई जाती हैं। खाली यही नहीं होता, फिर आगे इसकी गवर्नेंस और बाकी मामला के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स और होते हैं, ये हम खुद बनाते हैं। लेकिन बनाते हम खुद हैं, इनको हमने प्रॉपर जाके गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कराना होता है। किसके पास कराना होता है वो देखेंगे आगे, रजिस्ट्रार जो होगा कंपनी का। उसके बाद जब एज्यूम कर लो ये 2 डॉक्यूमेंट होंगे, एक तो कंपनी को हमने कानून के मुताबिक बनाना चलाना है, उसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट हम बनाने जा रहे हैं कंपनी, हम 2 डॉक्यूमेंट लिखेंगे। एक का नाम होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कुछ चीजें होंगी। अब जब ये मेमोरेंडम एसोसिएशन बना लिया, जब कंपनी रजिस्टर कराने जाएंगे ना, साथ मेमोरेंडम भी लेकर जाएंगे। एक होगा आर्टिकल एसोसिएशन, जब कंपनी रजिस्टर कराने जाएंगे आर्टिकल भी साथ बनाकर लेकर जाएंगे आप। जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी ये दोनों डॉक्यूमेंट भी वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब हमने कंपनी एक्ट की बातें भी मान ली हैं, और जो बातें हमने कानून के मुताबिक लिखनी होती है इनके अंदर, तो इनके अंदर जो बातें लिखी हैं उनको भी मानना है। अगर हमने कंपनी एक्ट की खिलाफवर्जी की, अपने मेमोरेंडम की खिलाफवर्जी की, या अपने आर्टिकल की खिलाफवर्जी की, हमारी कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। याद रखोगे? तो कंपनी को चलाने के जो कानून है, रूल्स एंड गवर्नेंस से रिलेटेड कौन से कानून हैं, एक तो कंपनी एक्ट 2017, दूसरा कौन है, मेमोरेंडम एसोसिएशन, ये हम खुद बनाते हैं, नो डाउट। लेकिन जब ये बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद ये भी कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब इसको मानना है आपको। तो कहता है कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मेमोरेंडम एसोसिएशन का एक दूसरा नाम, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, कंपनी का आइन। जैसे हमारे मुल्क का आइन है, जिसको फिलहाल तो बेचारे को बड़ा ही बेतौकीर किया हुआ, जब दिल करता है सुबह उठो तो पता चलता है रात को इन्होंने 3-4 बजे कुछ नशेइयों को इकट्ठा करके तब्दीली कर दिया आइन के अंदर। एक कंपनी मस्ट आल्सो, नशे मतलब आइन को तब्दील करने का नशा, ये नहीं अल्लाह माफ करे वो कुछ और नशा करते होंगे, लेकिन इल्जाम उस तरह का नहीं लगाएंगे, अल्लाह माफ करे। कहता कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मैं आपको भी नशे में कह देता हूँ, प्यार से कहता हूँ कि आपको पढ़ने का नशा है, उस लिहाज से ये ना कहना कि ए कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसको इसके 3 नाम होते हैं आगे भी, जब क्योंकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ना है मेमोरेंडम और आर्टिकल है। इसको हम मेमोरेंडम एसोसिएशन भी कहते हैं, इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसको इनफॉर्मल, ये तो फॉर्मल नाम है तीनों। प्राइमरी डॉक्यूमेंट कह दो कंपनी का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कह दो, या मेमोरेंडम एसोसिएशन कह दो। ये तो फॉर्मल नाम है जो कानूनी तौर पे रखे गए हैं। इसके इनफॉर्मल नाम के तौर पे हम इसको कंपनी का आईडी कार्ड भी कह सकते हैं, सीएनआईसी।
देखो, अगर कहीं पे हमें कोई जा रहे हो रास्ते में पुलिस वाले रोक लें, तो वो हमसे कुछ चीजें डिटेल नहीं मांगते, वो हमें कहते हैं सर अपना CNIC दो, आईडी कार्ड दो। अच्छा, वो सिर्फ आईडी कार्ड पढ़ते हैं, उनको सारा पता चल जाता है हमारे बारे में। इसी तरह कंपनी की जो शिनाख्त है दुनिया के सामने, वो उसका नाम क्या है, कंपनी करती कहाँ पे, करती क्या है, कहाँ पे इसके ऑफिस ऑफिस है, घर बार इसका कहाँ पे है, इसको बनाने वाले कौन है, ये सारा कुछ मेरे बच्चे इसके मेमोरेंडम में लिखा होता है। देखेंगे आगे क्या कुछ लिखा होता है, पढ़ेंगे। तो एक्चुअली कंपनी दुनिया को अपनी शिनाख्त बताती है मेमोरेंडम के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू। ये कंपनी का आईडी कार्ड है। तो कहता है कि कंपनी मस्ट आल्सो हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जबानी कलाम नहीं होता, ये लिखा हुआ होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ये बाहर की दुनिया के लिए होता है। ये दुनिया को कंपनी की शिनाख्त बनाता है कि मैं हूं कौन, मैं क्या करती हूँ, किन्होंने बनाया मुझे। इस कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है लॉ एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल क्या, इसको दूसरे नाम पे हम इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। और एक और जो मेन नाम है, इसको हम बाई लॉज ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ये कंपनी के बाई लॉज हैं। बाई लॉज वो होते हैं जिनके जरिए हम किसी इदारे को चलाते हैं। जैसे आई कैप का कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है मेनली, उस पर लिखा होता है कि आई कैप की फलानी काउंसिल के अंदर बाई लॉज के अंदर ये तब्दीली की गई है। जैसे अभी ये नोटिफिकेशन जितने आ रहे हैं कि PPMS ऑफिस अब ऑनलाइन वो असेसमेंट हुआ करेगी, फलाना अब ये हुआ करेगा, अब मान लो कि कैफ में ये पेपर ऐड कर दिए गए, वो पुरानी स्कीम की जगह पे नहीं आ गई। इस तरह के जितने नोटिफिकेशन उसमें आप हमेशा पढ़ेंगे कि आई कैप ने अपने बाई लॉज में तब्दीली कर ली है। तो बाई लॉज में बच्चे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके जरिए हम इंटरनली उस कारोबार को मैनेज करते हैं। यानी कि CFE को चलाने के, देखो डॉक्यूमेंट में तो मेमोरेंडम में तो 4-5 बातें लिखी होंगी बस, मेन मेन, जैसे आपके आईडी कार्ड में जितनी की बातें लिखी हैं। क्या इसके जरिए आपकी पूरी जिंदगी आप आईडी कार्ड में लिखी हुई बातों के मुताबिक चलाओगे? उसमें क्या लिखा, कुछ भी नहीं। आप नाम क्या है, रहते कहाँ पे, वो तो इसमें तो ऐसी बातें लिख रखी हैं। तो आपको अपने कंडक्ट को मैनेज करने के लिए आप जाहिर बात है कोई कई डॉक्यूमेंट्स आपने अल्फाज वो भर रखे होंगे कागज कि इस तरह मैंने काम करना। वो सारे मेरे किसमें लिखे होते हैं, आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर। तो आर्टिकल्स को हम बायलॉज ऑफ द कंपनी में कहते हैं, विच फोकस ऑन इंटरनल प्रोसीजर ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल एसोसिएशन। ये इंटरनल स्टेक होल्डर और इंटरनल प्रोसीजर को फोकस करता है, इस कंपनी को हमने इंटरनली चलाना कैसे है, कैसे डायरेक्टर रखे जाएंगे, कैसे उनको कभी निकाला जाएगा, कैसे मीटिंग हुआ करेंगे, कैसे फैसले हुआ करेंगे, कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग आर्टिकल्स के अंदर होती है। याद रखोगे इस बात की। तो कंपनी को चलाने का जितना तरीकाकार है A to Z, कंपनी में मक्खी भी कैसे मारनी है, आर्टिकल्स के अंदर लिखा हो। याद रखोगे। मक्खी ना मारो बेचारे मासूम, मच्छर मारो, डेंगू फैलाते हैं। और कुछ इलाकों में डेंगी डेंगी नहीं होता, डेंगू होता है। द बायलॉज विच फोकस ऑन इंटरनल प्रोसीजर ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल एसोसिएशन। तो यहां तक मेरे बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ पढ़ा के, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि मंडे को जब आप वापस आए, थोड़ा सा हमने पढ़ा है, ये सारा आपको अजबर होना चाहिए। देखो हम जितने हैं, हम बड़े सुकून से आपसे सुन सकते हैं। तो कोई 3 करेक्टरिस्टिक्स आप बता दो, 4 करेक्टरिस्टिक्स आप बता दो। तो वो कौन से लॉज एंड गवर्नेंस है जिसके जरिए कंपनी चलाई जाती है, भाई फलाने बंदे आप बता दो। लाइबिलिटी लिमिटेड के लिहाज से वो सारे कॉन्सेप्ट आप बता दो, तो आपसे बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है और होपफुली पूछे भी। फिर तो आप चेक रिव्यू करवाते हैं, तब रिपेयर फिर आप सुनिए। वो उसे वो ये फायदा हो जाता है ना कि देखा हम तैयारी करते हैं यहाँ पे। मेन मकसद हमारे यहाँ पे सिलेबस खत्म करने का नहीं होगा, कुछ करने का नहीं, मेन मकसद होगा इस सब्जेक्ट को तैयार करना। वो उसका हिस्सा होता है, वो मेरी मजबूरी है। मैं एक है तो मैं आपसे सुनूं और टाइम जाएगा, वो भी टाइम जाया करना होता है ना मेनली। बेचारा एक बच्चा उसको नहीं आता, वो टूटे फूटे 2-4 लफ्ज बोल देगा, नोट अगले दिन पढ़ के आएगा। लेकिन मैं ही जब एक चीज को बार बार बताऊंगा, हर रोज बताऊंगा, ना चाहते हुए उसको याद हो जाए। इंशाल्लाह हम ऐसे कर लेंगे। दोनों तरीके हैं, दोनों ही अच्छे हैं। सुन के तब भी बंदा उसको पढ़ के आएगा। वो खौफ में जो पढ़ा होगा तो उसका क्या है, कल फिर उसने कहा कि आज कौन सा सर ने सुनना है या परसों कौन सा सुनना है, क्या सुनना, जो भी है वैसे बस मैं कर सकता हूँ, लेकिन तूने लाजमी बिजली करानी है अपनी।